Welcome students to the third lecture for the chapter Acids, Bases and Salts. The first topic of this lecture is dilution of acids and base. The concentration of hydrogen ion in an acid and hydroxide ion in a base per unit volume shows the concentration of acid or base. Means एक एसिड या बेस कितना कंसनट्रेटेड है वो हम पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोजन आयन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और इन केस ऑफ बेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से कैलकुलेट करते हैं. इफ पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयन इज मोर, concentration is more, means the acid is concentrated. Similarly, if in per unit volume the hydroxide ion concentration is more, means the base is concentrated. By mixing of acid or water, the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases. Similarly, by addition of base to water, the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases. Means यदि हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा. सिमिलरली यदि हम वाटर में बेस डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा. दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर is called dilution and the acid or base is called diluted. मीन्स इस प्रोसेस में जिसमें एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है और एसिड और बेस जो मिलते हैं वाटर में ऐड करने के बाद उसे हम डाइल्यूट एसिड और बेस कहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. मीन्स एसिड और बेस की डाइल्यूशन की प्रोसेस जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है. मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड. Thus, acid or base is always added to water and water is never added to acid or base. मीन्स यदि हमको एसिड और बेस को डाइल्यूट करना है तो हम एसिड और बेस में कभी भी वाटर ऐड नहीं करेंगे, वाटर में एसिड या बेस को ऐड करेंगे. बिकॉज इफ़ वाटर इज़ एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड और बेस अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड which may cause splashing out of acid or base and may cause severe damage as concentrated acid and base are highly corrosive. यदि हम एसिड और बेस को डाइल्यूट करने के लिए डायरेक्ट एसिड एंड बेस में वाटर ऐड करेंगे तो जो लिक्विड है एसिड या बेस है वो स्प्लैश होकर बाहर आ सकता है और बिकॉज उनका नेचर हाईली कोरोसिव होता है तो वो सीवियर डैमेज कर सकते हैं. मीन्स ड्यूरिंग डाइल्यूशन, for dilution of acid or base, we should add acid or base to water and not water to acid or base. Now the next topic of this lecture is pH scale. एसिड और बेस एक केमिकल सब्सटेंस के दो एक्सट्रीम्स फॉर्म होते हैं जो किसी केमिकल को डिफाइन करते हैं. जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. ये मैंने आपको इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. When an acid react with a base and form salt and water, that process is called neutralization reaction. Then a substance that is neither acidic nor basic is neutral. एक सब्सटेंस जो एसिडिक भी नहीं होता है बेसिक भी नहीं होता है उसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं. मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं: एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. पीएच स्केल जो होता है वो मेज़र करने के लिए होता है कि हाउ एसिडिक और बेसिक का सब्सटेंस इज, एक सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है या वो न्यूट्रल है. द वैल्यू ऑफ पीएच रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. जो पीएच वैल्यू होती है वो उसका रेंज 0 to 14 होता है. अ सोल्यूशन विथ पीएच 7 इज़ न्यूट्रल. एक सोल्यूशन जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है. सोल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक. सोल्यूशंस जिनके पीएच 7 से लेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं. एंड द सोल्यूशंस हैविंग पीएच मोर देन 7 आर बेसिक. ऐसे सोल्यूशंस जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होते हैं. यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, बट द यूज़ ऑफ दिस इंडिकेटर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. यदि हम लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करें तो हम खाली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मीन्स हाउ एसिडिक का सोल्यूशन इज़ और हाउ बेसिक का सोल्यूशन इज़, वी कैन नॉट बी आइडेंटिफाई यूजिंग दिस इंडिकेटर. आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. फिनोप्थलीन इंडिकेटर
एसिड में नो कलर प्रोड्यूस करता है, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन बेस में पिंक कलर प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर इन बेस एंड पिंक कलर इन एसिड. बट हाउ, what is the strength of acid and base cannot be measured by using this indicator. So to get the strength as well as acidic and basic nature of a given solution, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड. यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम एसिडिक एंड बेसिक नेचर भी पहचान सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर अ गिवन सोल्यूशन. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड इन सोल्यूशन. मीन्स स्ट्रिप्स के फॉर्म पे भी मिलता है जिसे हम पीएच पेपर कहते हैं, और सोल्यूशन के फॉर्म पे भी मिलता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है. ये पीएच पेपर पे एक स्ट्रिप पे आपको डिफरेंट कलर टेबल बना हुआ है. इस पे पीएच वैल्यू 0 to 14 पे डिफरेंट कलर जो प्रोड्यूस होता है वो कलर दिख रहा है. एसिड के केस में पीएच जितना कम होता है एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. मीन्स एसिड हैविंग पीएच 0 and 1 आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू एसिड्स हैविंग पीएच 5 and 6. मीन्स जैसे जैसे एसिड का पीएच कम होता जाता है एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, क्योंकि पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उनका पीएच कम होता है. तो जैसे जैसे एसिड का स्ट्रेंथ कम होती जाती है उनका पीएच बढ़ता जाता है. सिमिलरली बेस के केस में जस्ट उल्टा होता है. बेस का पीएच जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है. मीन्स बेसिस हैविंग लेसर पीएच आर वीक बेस, वेयर एज द बेसिस हैविंग हायर पीएच आर स्ट्रॉन्ग बेस. बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन यदि ज़्यादा होगा मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम होगा. यदि हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कम होगा तो पीएच ज़्यादा होगा, और पीएच ज़्यादा होगा मीन्स वो सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा. तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि एसिड सोल्यूशन का पीएच जितना कम होता है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बेस में पीएच जितना ज़्यादा होता है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. Now the next topic of this lecture is pH of salts. Salts are formed when an acid neutralized by base. जब एक एसिड को एक बेस से रिएक्शन कराया जाता है तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होता है. ये आपने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. नाउ सिंस सॉल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड बेस, अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. एक सॉल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म. जिस एसिड और बेस से एक सॉल्ट फॉर्म होता है उसके बेसिस पे उसका नेचर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सॉल्ट इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स नेचर विल बी न्यूट्रल. For example, KCl, potassium chloride, is formed by reacting hydrochloric acid, which is a strong acid, potassium hydroxide, which is a strong base. And since acid and base both are strong, the salt form has pH equal to 7. Means यदि strong acid और strong base से मिलकर कोई salt form होगा तो उसका pH 7 होगा. Then another example, if a salt is formed from strong acid and weak base, यदि एक salt strong acid और weak base से form होगा तो उसका pH 7 से कम होगा, क्योंकि acid strong है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से फॉर्म हो रहा है, तो बिकॉज एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका पीएच एसिड के नेचर पे डिपेंड करेगा और उस सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा. सिमिलरली, इफ़ अ सॉल्ट इज़ फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस, द पीएच ऑफ द सॉल्ट फॉर्म विल बी मोर देन 7. यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कोई सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा और उसका नेचर जो होगा वो बेसिक होगा. मीन्स पीएच ऑफ सॉल्ट डिपेंड करता है nature of acid and base from which they are formed.
Now the last topic of this lecture is importance of pH in everyday life. Now first, pH in our digestive system. In our stomach, dilute hydrochloric acid is secreted, and the function of dilute hydrochloric acid is to help in digestion. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. सम टाइम ड्यू टू सम रीज़न एक्सेस ऑफ एसिड इज़ प्रोड्यूस विच कॉजेज एसिडिटी. कभी कभी ज़्यादा एसिड के प्रोड्यूस होने से एसिडिटी दैट इज़ इनडाइजेशन हो जाता है और वी फील इरिटेशन और हमको इरिटेशन लगता है. द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज दैट एक्सेस एसिड आर कॉल्ड एंटासिड्स. मतलब स्टमक में जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं उनको एंटासिड्स कहते हैं. मीन्स एंटासिड्स आर बेसिक सब्सटेंसेस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक. एंटासिड्स बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टमक में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिए जाते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड्स आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ये एक बेस है और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, एंड ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड. इसके बेसिक नेचर के कारण इसको भी एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिया जाता है. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ pH in everyday life is tooth decay caused by acids. The bacteria present in our mouth converts the sugar into acids. हमारे माउथ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को डिग्रेडेट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं. एसिड्स प्रोड्यूस होने के कारण हमारे माउथ का pH 5.5 से नीचे हो जाता है. यदि हमारे माउथ का pH कम होने लगता है और जब वो 5.5 से नीचे होता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है. एक्चुअली हमारे टूथ का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है. वो हमारे माउथ के एसिड से रिएक्ट करने लगता है और टूथ का इनेमल जो होता है वो धीरे धीरे डीके होने लगता है, मीन्स ख़राब होने लगता है. द एक्सेस एसिड्स हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय क्लीनिंग द टीथ विथ अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ टूथपेस्ट आर अल्कलाइन इन नेचर. और जो एक्सेस एसिड है उसको रिमूव करने के लिए हमें ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, गुड क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जो कि अल्कलाइन होते हैं और एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके टूथ डीके को प्रिवेंट करते हैं. दैट्स वाई वी शुड रिंस अवर माउथ थोरोली आफ्टर एवरी मील. हर मील के बाद हमें अपने माउथ को थोरोली रिंस करना चाहिए जिससे कि जो बैक्टीरिया जो होंगे वो नहीं होंगे माउथ पे और एसिड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. Now next importance of pH is pH of soil and plant growth. Most of the plants grow well when the pH of soil is 7 or near to 7. बहुत सारे प्लांट्स को वेल ग्रो होने के लिए, अच्छे से ग्रो होने के लिए सॉइल का pH 7 या नियर टू 7 होना चाहिए. यदि सॉइल बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल. प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है. इफ़ द pH वैल्यू ऑफ सॉइल इज़ फाउंड लोअर देन 7 सॉइल बिकम्स एसिडिक. यदि सॉइल का pH 7 से कम हो जाता है मीन्स सॉइल एसिडिक हो जाती है, देन सॉइल इज़ ट्रीटेड विथ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक. तब सॉइल को ट्रीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. ये आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं. तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये तो बेस होता ही है. एंड चॉक कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्योंकि ये एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है तो ये भी बेसिक होता है. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है इसलिए भी बेसिक होता है. तो ये तीनों बेसिक सब्सटेंसेस हैं. तो जब सॉइल को इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक सब्सटेंस से ट्रीट किया जाता है तो वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और सॉइल बिकम फर्टाइल अगेन, और सॉइल जो होती है फिर से फर्टाइल हो जाती है. सिमिलरली यदि सॉइल का pH 7 से ज़्यादा हो जाता है मीन सॉइल बिकम्स बेसिक, देन द बेसिसिटी ऑफ सॉइल कैन बी रिड्यूस बाय ट्रीटिंग इट विथ न्यूट्रल मैन्योर और कंपोस्ट. तो बेसिसिटी ऑफ जो सॉइल होती है उसको कम करने के लिए उसमें न्यूट्रल मैन्योर और कंपोस्ट डालते हैं जो कि बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है और सॉइल को फिर से फर्टाइल बना देता है. देन नेक्स्ट
importance of pH in our daily life is self-defense by animals and plants through chemical warfare. All living organism got self-defense tools as a gift from nature. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास अपने अपने को बचाने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, डियर, बफेलो, काउज एट्सेट्रा हैज़ लॉन्ग एंड शार्प हॉर्न. Lizard कैन चेंज इट्स कलर. बी हैज़ स्टिंग एट्सेट्रा. तो डिफेंस वेपन ऑफ बी, मधुमक्खी जो होती है जब हमको काटती है तो हमको इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है, ये समटाइम उसके स्टिंग से इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, क्योंकि जो हनी बी का स्टिंग पे होता है वो हमारी बॉडी पे एक एसिड को इंजेक्ट कर देती है. द नेम ऑफ दैट एसिड इज़ मेथेनोइक एसिड. वो मेथेनोइक एसिड इतना ज़्यादा बॉडी पे इरिटेशन प्रोड्यूस करता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हम फर्स्ट एड ले सकते हैं बाय रबिंग द बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट और अदर माइल्ड बेस एट द स्टंग एरिया which neutralize the effect of acids and give relief to the victim from pain. मीन्स यदि हमको कभी मधुमक्खी काट ली और इमीजिएटली हमको फर्स्ट एड करना है तो हम उस स्टंग एरिया पे बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या किसी माइल्ड बेस को रब करके उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो बी जो होती है वो एज अ डिफेंस वेपन यूज़ करती है. जो उसके स्टिंग पे जो एसिड होता है वो ह्यूमन बीइंग के स्किन पे इंजेक्ट करके. तो दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर इन द एवरीडे लाइफ. सिमिलरली लाल चींटी जो होती है उसकी बॉडी पे भी मेथेनोइक एसिड होता है. एंट हैज़ बाइट एज देयर डिफेंस टूल. एंड बाइट ऑल्सो कंटेन्स मेथेनोइक एसिड सिमिलर टू हनी बी. एंड के बाइट में भी मेथेनोइक एसिड होता है जैसे हनी बी में होता है. दस बाय रबिंग ऑफ माइल्ड बेस नियर द एंड बाइट गिव्स रिलीफ टू द विक्टिम. सिमिलरली जैसे कि एंड बी के बाइट के स्टिंग पे बताया था कि माइल्ड बेस को रब करके हम उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. सिमिलरली यदि हमको लाल चींटी जब काट देती है तो हम उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी माइल्ड बेस को रब कर सकते हैं, लाइक बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को रब करके कर सकते हैं. अदरवाइज़ यदि बी हमको ज़्यादा काटे तो इवन सम टाइम इमीजिएटली हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड हो जाता है. तो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ. आई होप ऑल द पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड देन थैंक यू. द last few topics of this chapter we will discuss in the next lecture.